दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह महाराज रघुजी राजे भोसले ने महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर तमिलनाडु की मदुरई तक मुगलों का सफाया करके उन्हें 72 हुर्रों के पास पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे मराठों ने अलीवर्दी खान के साम्राज्य को चीरकर बंगाल में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया, कैसे मराठों ने मुगलों को मारकर भगवान जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा की शुरुआत की, कैसे मराठों ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को रेत और झाड़ियों से बाहर निकालकर फिर से दुनिया के सामने लाया, कैसे अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए मराठों के डर से 5 किलोमीटर की खाई में कूद गए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। सन 1741 आते आते लगभग पूरे हिंदुस्तान पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था और हिंदुस्तान में अपने राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका निर्णय सातारा से छत्रपति शाहू महाराज तय करने लगे, जो कि उस समय वो पूरे हिंदुस्तान के राजा थे। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर एक राज्य ऐसा भी था जिसे मराठे हरा नहीं पाए, और वो राज्य था बंगाल। दोस्तों, उस समय का बंगाल प्रांत यानी आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्य और इतने बड़े साम्राज्य से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय बंगाल प्रांत का सूबेदार था अलीवर्दी खान। ये अलीवर्दी खान इतना क्रूर और निर्दयी था कि जिस सरफराज खान ने इसे काम पर रखा था, उसी सरफराज खान का गला काटकर ये बंगाल का सूबेदार बना था। इसी बात से आप अलीवर्दी खान की हैवानियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में उस समय बंगाल प्रांत में एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसे आज हम भगवान जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, जो अपनी रथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है, जहां हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और उसी रथ यात्रा को पूरे देश भर में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। ये मंदिर एक समय में धन और वैभव से काफी संपन्नशाली मंदिर हुआ करता था, परंतु मंदिर का धन पाने के लिए कई सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को लूटा, जिसमें फिरोज शाह तुगलक, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बंगाल के नवाब जैसे बड़े बड़े शासक समाविष्ट थे, जिन्होंने केवल मंदिर की धन संपत्ति को ही नहीं लूटा, बल्कि मंदिर के बहुत से हिस्सों को भी तोड़ दिया और मंदिर के परिसर में रहने वाले हजारों निर्दोष हिंदुओं को मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में इन आक्रमणकारियों के हाथों भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां ना लगे, इसलिए इन मूर्तियों को हर बार मंदिर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर छुपाया जाता था। इस तरह मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से भगवान जगन्नाथ मंदिर की वो सुप्रसिद्ध रथ यात्रा बंद पड़ गई थी। बंगाल में मराठों का आगमन। दक्षिण भारत में मिली शानदार जीत के बाद अब पूरे हिंदुस्तान में रघुजी राजे भोसले का डंका बजने लगा, जिसके बाद रघुजी राजे ने अपना अगला निशाना बंगाल को बनाया। इसी बीच मीर हबीब नाम के एक मुस्लिम सरदार ने अलीवर्दी खान के खिलाफ बगावत कर दी। मीर हबीब को पता था पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही ऐसा इंसान है जो अलीवर्दी खान को रुला सकता है, और वो है रघुजी राजे भोसले। इसलिए वो तुरंत नागपुर में जा पहुंचा और रघुजी राजे भोसले को बंगाल में आने की विनती करने लगा। पर असल में रघुजी राजे भोसले पहले से तैयार थे बंगाल पर चढ़ाई करने के लिए, पर मीर हबीब के आने से मराठों का रास्ता और भी आसान हो गया, जिसके बाद रघुजी राजे भोसले ने अपने सेनापति भास्कर पंडित को बंगाल पर चढ़ाई करने का आदेश जारी किया और सन 1740 के अंत में 20,000 मराठे नंगी तलवारें लेकर बंगाल की तरफ रवाना हुए। पर उस समय बंगाल पर जाने के लिए मराठों को छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरना पड़ता था, और छत्तीसगढ़ राज्य पर शासन था कलचुरी वंश के राजाओं का। कलचुरी वंश के राजा मुगलों के अधीन रहकर अपना शासन चलाते थे, जिस कारण मराठों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए सन 1740 को मराठा सेनापति भास्कर पंडित के नेतृत्व में
20,000 मराठों ने हर हर महादेव की घोषणा देकर छत्तीसगढ़ राज्य पर चढ़ाई कर दी। मराठों का हमला इतना जबरदस्त था कि रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह ने मराठों के आगे घुटने टेक दिए और इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। अब बारी थी अलीवर्दी खान की, जो पूरे बंगाल की सल्तनत को चलाता था। छत्तीसगढ़ राज्य को जीतने के बाद अब मराठों ने बंगाल में प्रवेश किया और सन 1742 को हर हर महादेव की गूंज के साथ 20,000 मराठे नंगी तलवारें लेकर अलीवर्दी खान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। बंगाल की धरती पर मराठों ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि कटवा और मुर्शिदाबाद शहर को मुगलों की लाशों से भर दिया। मराठों का यह भयानक प्रकोप देखकर अलीवर्दी खान का भाई हाजी अपनी जान बचाने के लिए मराठों के डर से किले में जाकर छुप गया और इस तरह मराठों ने ओडिशा राज्य के साथ साथ बंगाल के कटवा और मुर्शिदाबाद शहर को भी मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। सन 1742 से लेकर सन 1744 तक मराठों ने बंगाल से लगभग 2.5 करोड़ रुपए वसूल किए, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम थी। ऐसे में अलीवर्दी खान को समझ नहीं आ रहा था कि इन काफिर मराठों को रोके भी तो रोके कैसे। तभी अलीवर्दी खान का सेनापति मुस्तफा खान बोला, हुजूर, इन मराठों को सामने से हराना तो नामुमकिन है, क्यों ना इन्हें छल कपट से मारा जाए। अलीवर्दी को मुस्तफा खान का सुझाव सही लगा और उसने मराठा सेनापति भास्कर पंडित को अपने सैनिकों के हाथों एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, कृपया आप मुझसे आकर मिलिए और मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार कीजिए। अब भास्कर पंडित ने भी अलीवर्दी खान की बातों पर भरोसा कर लिया और केवल 20 मराठा सरदारों के साथ अलीवर्दी के बुलाई हुई जगह पर जा पहुंचे और 30 मार्च सन 1744 को मानकुरा नाम की जगह पर अलीवर्दी खान की हजारों की सेना ने पीछे से वार करके मराठा सरदारों के सर धड़ से अलग कर दिए। इतने पर ही वो नीच अलीवर्दी रुका नहीं, उसने भास्कर पंडित के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनके सर को भाले पर लटका दिया। इस तरह अलीवर्दी खान ने धोखे से बुलाकर भास्कर पंडित के साथ साथ सभी 20 मराठा सरदारों की हत्या कर दी। भास्कर पंडित की मृत्यु से सब कुछ बदल गया। एक तरफ छत्तीसगढ़ में रघुनाथ सिंह ने मराठों का वर्चस्व ठुकराकर छत्तीसगढ़ राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, तो दूसरी तरफ ओडिशा राज्य, कटवा, मुर्शिदाबाद, ये प्रदेश फिर से अलीवर्दी खान के हाथों में चले गए। एक तरीके से देखा जाए तो मराठों ने बंगाल अभियान में जितना कुछ हासिल किया था वो सब एक झटके में खत्म हो गया। भास्कर पंडित को मारने के बाद अलीवर्दी खान ने बंगाल में जोरदार जीत का जश्न मनाया, पर अलीवर्दी खान इस बात से बेखबर था कि रघुजी राजे नाम का तूफान जल्द ही बंगाल में प्रवेश करने वाला था। अपने सेनापति भास्कर पंडित की मृत्यु की खबर जब रघुजी राजे को पता चली तो वो अति संतप्त हुए और उन्होंने कसम खा ली बंगाल में मराठों का भगवा लहराने की। परंतु बंगाल में प्रवेश करने के लिए फिर से छत्तीसगढ़ राज्य को जीतना बहुत जरूरी था। इसलिए सन 1745 को रघुजी राजे भोसले ने रघुनाथ सिंह की सेना को इस बार इतना भयंकर तोड़ा कि कलचुरी वंश को छत्तीसगढ़ के नक्शे से गायब कर दिया और इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य हमेशा के लिए मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य को जीतने के बाद रघुजी राजे भोसले ने अपना मोर्चा बंगाल की तरफ निकाला। बंगाल उस शक्तिशाली राज्य का नाम था जिस पर अलीवर्दी खान जैसे ताकतवर नवाब का राज चलता था। अब तक जिस किसी ने भी अलीवर्दी खान से युद्ध में सामना किया उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। इसलिए अलीवर्दी खान के साम्राज्य को भेद पाना लगभग नामुमकिन था। पर अपने अंदर साम्राज्य विस्तार की आग लेकर आने वाले रघुजी राजे भोसले को भली प्रकार याद था कि किस तरह अलीवर्दी खान ने मराठा सरदारों को बेरहमी से मार डाला था। इसलिए सन 1748 को बारिश के मौसम में
हर हर महादेव की ललकारे देकर 40,000 मराठों ने बंगाल पर चढ़ाई कर दी। ओडिशा के कटक शहर में रघुजी राजे भोसले ने अपनी खूनी तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि मुगलों के रक्त से युद्ध का मैदान लाल पड़ गया। इस घमासान युद्ध में सह्याद्री के वीर मराठों ने अलीवर्दी खान की विशाल सेना के मुंड काट डाले। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथों में आते, मराठे उन्हें काटकर अल्लाह के पास पहुंचा देते। मराठों के तीरंदाज योद्धाओं ने अग्नि बाणों से मुगलों के अनेक ताकतवर योद्धा और सेनापतियों को मार डाला। आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों के तलवार से काटी जा चुकी थी। हजारों मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी रणभूमि के बीच में खड़े महाराज रघुजी राजे भोसले ने अलीवर्दी खान के प्रधान जानकी राम को दबोच लिया और उसे बीच मैदान से घसीट कर नागपुर ले गए। मराठों के इस घातक हमले से अलीवर्दी खान को गहरा सदमा लगा। इस हादसे के बाद वो कभी उभर नहीं पाया, क्योंकि ओडिशा जैसे समृद्ध राज्य अब हमेशा के लिए मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। उसी दौरान रघुजी राजे भोसले बंगाल में आने वाले हैं, ये खबर जब अंग्रेजों को पता चली तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। कहीं ये मराठे हमें ना काट डालें। इस डर से अंग्रेजों ने बचने के लिए कोलकाता में 5 किलोमीटर की एक लंबी खाई का निर्माण किया। इस खाई को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जब मराठे बंगाल पर आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज जान बचाने के लिए इस खाई में छुप जाएंगे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक डर अंग्रेजों के अंदर मराठों का बैठा हुआ था। इस खाई को आज भी कोलकाता में मराठा डीच इस नाम से जाना जाता है, जो आज भी बंगाल में अंग्रेजों की डर की और मराठों के शौर्य की निशानी बना हुआ है। ओडिशा राज्य को जीतने के बाद रघुजी राजे भोसले ने पूरी ताकत के साथ अलीवर्दी खान के चक्रव्यूह को तोड़कर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया। मराठा साम्राज्य का तूफान रोकना अब किसी के लिए भी संभव नहीं था। मराठों के आक्रमण से अंग्रेज तो किसी तरह बच गए, पर बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान नहीं बच पाया और 1748 से लेकर 1751 तक बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में मराठों ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि अलीवर्दी खान का जीना मुश्किल हो गया। मराठों के लगातार हमलों से अलीवर्दी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो अब अच्छी तरह समझ चुका था कि ये मराठे ना थकते हैं, ना झुकते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं हम ना कब्र में दफन हो जाएं। अंत में थके हारे अलीवर्दी ने सन 1751 में रघुजी राजे भोसले से क्षमा मांगकर उनके आगे अपने घुटने टेक दिए, जिसके बाद रघुजी राजे भोसले ने अलीवर्दी खान से 32 लाख रुपए वसूल किए और साथ में यह भी तय हुआ कि अलीवर्दी हर साल मराठों को 12 लाख रुपए टैक्स देगा। और इस तरह रघुजी राजे भोसले ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर पूरे बंगाल को अपने अधीन करके 18वीं सदी में एक नया इतिहास रच दिया। बंगाल में मिली शानदार जीत के बाद रघुजी राजे भोसले ओडिशा राज्य में सतीत भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने मंदिर की बहुत ही बड़ी दुर्दशा देखी। इसलिए उन्होंने तुरंत हजारों एकड़ जमीन मंदिर को दान में देकर मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया। पूजा अर्चना के साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को फिर से मंदिर में स्थापित किया और मुगलों के कारण रुकी हुई जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। भगवान जगन्नाथ मंदिर के महाद्वार के पास 34 फुट की दूरी पर अरुण स्तंभ है, उसे भी मराठों ने स्थापित किया था। और इतना ही नहीं, मराठा शासनकाल में हर साल भगवान जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पर 20,000 रुपए खर्च कर दिए जाते थे। ऐसे अनेक प्रयासों के बाद मराठा शासनकाल में इस मंदिर का वैभव फिर से लौट आया। मराठा शासनकाल से लेकर आज तक इस मंदिर की रथ यात्रा बिना किसी रुकावट के हर साल एक नए उत्साह के साथ मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का श्रेय
नागपुर के भोंसले राजवंश को ही दिया जाता है। ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक रहस्यमय मंदिर है जिसे आज हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। वैसे तो यह मंदिर कई हजारों साल पुराना है, जिसका संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से जुड़ा हुआ है, परंतु वर्तमान का जो सूर्य मंदिर है उसे 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। उस समय इस मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। एक समय ऐसा भी था कि मंदिर का मुख्य चुंबक अन्य चुंबकों के साथ कुछ इस तरह से सजाया हुआ था कि मंदिर की मूर्ति हवा में तैरती हुई नजर आती थी। मंदिर की चुंबकीय शक्ति इतनी तेज थी कि मंदिर के पास से गुजरने वाले समुद्री जहाज अपने आप मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे। इसलिए इस चुंबक को पाने के लिए ईसवी सन 1568 को बंगाल सल्तनत का मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ की बुरी नजर इस मंदिर पर पड़ी। उसने मंदिर के बहुत से हिस्सों को नष्ट कर डाला और आधा चुंबक तोड़कर अपने साथ ले गया। बाद में बचा हुआ आधा चुंबक पुर्तगालियों ने तोड़ डाला, जिस कारण भगवान सूर्यदेव का यह मंदिर खंडहर के रूप में बदल गया, जिसके बाद समय के साथ साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर रेत और झाड़ियों में दबकर लुप्त हो गया। बाद में 18वीं सदी में रघुजी राजे भोसले ने मुगलों को हराकर ओडिशा राज्य का शासन अपने हाथों में लिया, तो उसी दौरान एक रहस्यमयी घटना घटी। मराठा घुड़सवार सेना का एक दल ग्रामीणों से कर वसूलने के लिए पुरी के निकट एक गांव की ओर जा रहा था। कर वसूलने के बाद मराठों ने गांव के समुद्र तट के पास रेत के एक विशाल टीले के नजदीक एक रात रुकने का फैसला किया। मराठा घुड़सवारों में से एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। उसने रेत के टीले से कुछ असामान्य कंपन को महसूस किया। अगले दिन मराठों ने रेत के नीचे क्या छिपा है इसकी खोज शुरू कर दी। जब मराठों ने रेत और झाड़ियों को हटाकर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें उस अतिवृष्टि में एक विशाल मंदिर छिपा हुआ मिला। वो मंदिर कोई और नहीं बल्कि कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था। इस तरह मराठों के कारण ये मंदिर फिर से दुनिया के सामने आया। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक। उम्मीद है आप जरूर पूरा कर देंगे।